चलिए अब देखिए दूसरी चीज़। अब हम सेल्फ इंडक्शन के डायमेंशन निकाल लेते हैं। जब आपको ये पता चल गया तो अब सेल्फ इंडक्शन के डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो कि L है, इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं। कैसे निकलेंगे बच्चों? सिंपल सी, मैंने आपको बोला आपको रिलेशन वाली यूज़ करनी है। L इज इक्वल टू E और नीचे होता है di/dt। ठीक है भाई, dt गया ऊपर E के साथ और नीचे है di, तो E dt/di या dt E/di आ गया। अब देखते हैं इसे तोड़ते हैं। और एक बात याद रखना, ML/T-2 जैसी चीज़ें लिखते हो ना आप, तो L वो लेंथ है और ये L इंडक्शन है ना। मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है? सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट है, सेल्फ इंडक्शन का, क्योंकि दोनों L मुझे एक जैसे बनाने पड़ेंगे ना। थोड़ा मैं कोशिश करूँगा अलग सा बने, है ना। तो एक काम करते हैं, इसे L ऐसे बना लेते हैं, है ना। ये तो ये L थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ये रहा, ये L है हमारा। तो dt होता है यार टाइम, दूसरी चीज़ क्या है? E वोल्टेज, और di क्या है? करंट, टाइम वोल्टेज और करंट। जो फंडामेंटल है उसे फंडामेंटल ही रहने देंगे, बाकी को तोड़ेंगे। टाइम तो टाइम ही रहा, और वोल्टेज अगर आपको पता होगा पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वोल्टेज होती है वर्क अपन चार्ज। तो वर्क यहाँ पे और चार्ज नीचे, वर्क यहाँ पे और चार्ज नीचे। तो चार्ज और वर्क किसकी जगह या वोल्टेज की जगह? वोल्टेज है वर्क अपन चार्ज, और यहाँ पे करंट है, करंट को तो करंट ही रहने दो। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए टाइम है, फिर क्या है? वर्क है, फिर क्या है? चार्ज है। चार्ज को लिखेंगे करंट इंटू टाइम। चार्ज जो है ये चीज़ वो होती है करंट इंटू टाइम, Q इंटू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। और एक करंट और चल रहा है, तब आपके बन जाएंगे सारे फंडामेंटल हो जाएंगे। देखो टाइम का तो टाइम से टाइम मेरे हिसाब से कैंसिल हो गया, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स होता है ML/T-2 और डिस्टेंस L होता है। तो कुल मिला के वर्क का आएगा ML² T⁻², जिसमें ML/T-2 तो फोर्स का है और डिस्टेंस का एक L और है। करंट को लिखेंगे I, करंट को फिर लिखेंगे I, ठीक है। तो दो बार करंट है तो नीचे आ जाएगा I का स्क्वायर, मतलब A का स्क्वायर। तो कुल मिला के आपके डायमेंशन आ गए कितने? ML2 T⁻², A⁻²। माइंड इट, दिस इज L होता है डिस्टेंस या लेंथ, और जबकि ये वाला L क्या है? सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट है, ठीक है। ये है ML² T⁻², A⁻²। क्लियर? शाबाश। चलिए और क्या देख सकते हैं इसमें? चलिए मैं आपको एक नोट बता देता हूँ यहाँ पे एक और। बच्चों हम इतने देर से पढ़ रहे हैं कि जो EMF होता है वो होता है -d∅ मैग्नेटिक फ्लक्स बाई dt। EMF होता है -d∅/dt, एम आई राइट? EMF यही होता है -d∅/dt। और हमें ये भी पता है कि E जो होता है EMF V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगा सकते हैं। तो I करंट हो गया और R रेजिस्टेंस हो गया। ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, सर्किट्स रेजिस्टेंस, सर्किट का ये क्या है? रेजिस्टेंस है। ऐसा हम मान के चल सकते हैं। क्यों ना हम एक काम करें, यहीं पे ये वैल्यू डाल दें, ठीक है। तो हम पे क्या आएगा? E की जगह आ जाएगा -d∅/dt और यहाँ पे है IR। क्लियर है? शाबाश बच्चों। क्या I को मैं dq/dt लिख सकता हूँ? I होता ही यही है, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो मैंने क्या करा? -d∅/dt लिखा और I को लिखा dq/dt, रेट ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज। इससे ये लिख दिया। R तो चल ही रहा है, d∅/dt ऐसी है, I की जगह dq/dt और R चल रहा है, dt से dt कैंसिल हो गया। तो अब ध्यान से देखें आप, या तो -d∅ को आप dq इंटू R लिख सकते हैं, जहाँ पे phi फ्लक्स है मैग्नेटिक वाला, q चेंज ऑफ चार्ज है एंड R आपका रेजिस्टेंस है। अब आप इसे किसी भी फॉर्म में तोड़ो मरोड़ो आएगा तो यही।
ठीक है, तो माइनस डी फाई इज इक्वल टू डी क्यू इंटू आर। आप ये लोग भी लिख सकते हो, अगर ये है बुक में तो बढ़िया है, नहीं तो काम चल जाएगा इससे, है ना। ये है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक नोट और लिखना, और नोट को हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं कि डज अ स्ट्रेट वायर, डज अ स्ट्रेट वायर बिहेव एज इंडक्टर। क्या कोई स्ट्रेट वायर इंडक्टर के जैसे बिहेव करके उसमें लेंज लॉ लगा के उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा। मैंने तो सीधी वायर बनाई कॉइल के साथ, तो मैंने बोला कोई स्ट्रेट वायर जो है इंडक्टर के जैसे बिहेव कर सकते हैं। जैसे मान लो ये वायर है ए बी, ये स्ट्रेट है, क्या ये इंडक्टर के जैसे बिहेव करेगी या मुझे इसे कॉइल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी वायर को मैंने कॉइल फॉर्म में कन्वर्ट करा। यह है, क्या कोई स्ट्रेट वायर इंडक्टर के जैसे बिहेव करेगी, तो आंसर है नो, नो इट कांट, वो कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारा फ्लक्स है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड है, चलो बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड तो सही होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही बन जाएगी, दोनों में करंट फ्लो करेगा, तो दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। बट सबसे मेन कंट्रीब्यूशन यहाँ एरिया का है। आप देखो एरिया कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया क्या है, लेस है, और वहाँ पे एरिया क्या है, मोर है, ज़्यादा है। एरिया लेस और एरिया मोर, ये चीज़ें हैं। नो इट कांट बिकॉज फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन एरिया विच इज़ नेग्लिजिबल इन केस ऑफ स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के केस में नेग्लिजिबल होता है, इसलिए नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात यह है। अब इसमें हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और भी लगा सकते हैं, बट बेसिक जो इसकी जड़ है, सोल है, वो यही है। इट कांट बिकॉज फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया विच इज़ नेग्लिजिबल, मतलब क्लोज टू ज़ीरो, नेग्लिजिबल इन स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर में ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हम नहीं ले सकते जी। क्लियर इतनी बातें, शाबाश। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए। नेक्स्ट मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं कि एक आइडियल इंडक्टर क्या होगा। देखो इंडक्टर को एक तो वैसे ही किसने, इंड्यूस ईएमएफ ने परेशान करा है, एक उसे और एक चीज़ परेशान करेगी जो कि है नेचुरल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आइडियल इंडक्टर से एक चीज़ तो हमें हटानी ही पड़ेगी। देखो ईएमएफ इंड्यूस को हम हटा नहीं सकते, वो एडी करंट के जैसे तो है नहीं कि लेमिनेशन करके हट जाएगा। ऑब्वियसली वी हैव कम टू द सिनेरियोज कि जहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ नेचुरली इंड्यूस होगा, ईएमएफ नेचुरली इंड्यूस होगा। तो एक चीज़ तो कम करें, और आइडियल चीज़ें रियल वर्ल्ड में तो मिलती नहीं, तो बस बोल ही सकते हैं। तो इन आइडियल इंडक्टर, जो हमारे आइडियल इंडक्टर हैं, उसमें द रेजिस्टेंस मस्ट बी ज़ीरो, मस्ट बी ज़ीरो। आइडियल इंडक्टर में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। बट ये रियलिटी में मिलता नहीं है। दुनिया में कोई भी डिवाइस होगी उसमें उसका एक नेचुरल रेजिस्टेंस तो होगा, बट एवरी कॉइल या डिवाइस हैव आइडियल या हैव फाइनाइट रेजिस्टेंस, फाइनाइट रेजिस्टेंस। जितनी भी हमारी कॉइल होगी या डिवाइस होगी उसमें क्या होगा, फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब एवरी इंडक्टर, जो भी हमारा इंडक्टर है रियलिटी का, मैं आइडियल की बात नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी की बात कर रहा हूँ। आइडियल में तो जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए, बट एवरी इंडक्टर जो हमारी रियलिटी में है हैव सम रेजिस्टेंस। हर इंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। चलो बहुत बढ़िया। क्या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, कन्वर्स? अगर हम इसका देखें कि दुनिया में जितने भी रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स होते ही हैं, रजिस्टर कॉइल होती है ना, जैसे स्ट्रेट वायर है वो भी रेजिस्टेंस कॉइल है ना, निक्रोम की होगी, मैंगनीन की हो गई। तो डज एवरी रजिस्टर्स हैव सम इंडक्टर?
क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर रजिस्टर में इंडक्टर हो? क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर रेजिस्टेंस वाली कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा ही हो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है साथियों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उससे बचते कैसे हैं। इंड्यूस ईएमएफ समटाइम इज़ वेरी फैटल फॉर द डिवाइसेस जस्ट लाइक एडी करंट, दीज आर वेरी फैटल। तो एवरी रेजिस्टेंस या रजिस्टर may or may not have inductance। इसका मतलब that is there are some of the resistance which do not have inductive property, that is some resistor will not induce EMF। यही तो बात है, उसको दोबारा लिखूँ उससे फ़ायदा, नई चीज़ लिखो। सम रजिस्टर विल नॉट इंड्यूस ईएमएफ। कुछ रजिस्टर ऐसे भी होते हैं जो ईएमएफ को इंड्यूस नहीं करते। कैसे बनेंगे वो रजिस्टर साथियों जिसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो जाए? तो उसमें क्या करते हैं हम, बाय कॉइलिंग या बाय वाउंडिंग या डबलिंग द कॉइल ओवर इटसेल्फ, वाउंडिंग या डबलिंग द कॉइल ओवर इटसेल्फ, अपने ऊपर ही दोबारा हम क्या कर दें, वाइंडिंग कर दें या डबलिंग कर दें, तब हो जाता है। ठीक है, डबलिंग वाइंडिंग बोल लो, फोल्डिंग बोल लो, फोल्डिंग भी बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फोल्डिंग कह दोगे तब भी काम चल जाएगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ऐसा कुछ होना चाहिए ये। ठीक है, हमने वाइंडिंग कर दी ना, फोल्डिंग कर दी ऊपर के ऊपर ही, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपको ऐसे रजिस्टर मिलेंगे जिनमें कोई भी इंडक्टिव प्रॉपर्टी या ईएमएफ या करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर, शाबाश। चलो नेक्स्ट चीज़ देखो। अब अगर आपने ये सारी बातें कर ली हैं तो हम एक काम करते हैं, अब एक लॉन्ग सोलोनाइड लेते हैं, क्योंकि सोलोनाइड सबसे बढ़िया इंडक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा, टोरॉइड से भी बढ़िया। ठीक है, टोरॉइड में देखो फील्ड इफेक्ट नहीं होता, मतलब जो आउटसाइड एरिया है वो काम का ही नहीं होगा। ये आप म्यूचुअल इंडक्शन में भी देखोगे, इसका भाई आएगा। अभी करण अर्जुन देखी थी, करण को मारते थे तो अर्जुन को दर्द होता था, करण को गुदगुदी करते थे तो अर्जुन हंसता था। वैसे ही होता है म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में करंट को चेंज करा तो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक को मारा भाई को, दूसरे जुड़वा भाई को क्या हुआ, दर्द हुआ। ये बातें हैं तो वो बाद में देखेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन में भी हम दो कोएक्सियल, दोनों की सेम एक्सिस कोएक्सियल सोलोनाइड लेंगे और उसमें भी कोई ईएमएफ इंड्यूस, और उसमें भी हम देखेंगे कि जो बाहर वाली कॉइल है उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, वहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं बन पाएगा। ये सेम वही वाला केस है कि पहली कॉइल और दूसरी कॉइल के बीच में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, पहले का चेंज दूसरे वाले के चेंज को ख़त्म कर देगा। दोनों फ्लक्स आपस में कैंसिल होंगे, वो बाद में देखना है। अभी हम एक काम करते हैं, सेल्फ इंडक्शन देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग कोएक्सियल सोलोनाइड। सेल्फ इंडक्शन देख लेते हैं लॉन्ग कोएक्सियल सोलोनाइड का। ये करते हैं, सेल्फ इंडक्शन हमें देखना है लॉन्ग कोएक्सियल सोलोनाइड का। ये तो आपको पता है, देखो लॉन्ग कोएक्सियल सोलोनाइड का पैरामीटर यह है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई या उसके डायमीटर से क्या हो, ज़्यादा हो। ये तो आपको पता ही है, लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो, जैसे पेंसिल होती है, वायर होती है, वैसी। तो लॉन्ग सोलोनाइड, a long solenoid must have दिख रहा है साहब? हाँ दिख तो रहा है। a long solenoid must have greater length as comparison to its radius या diameter, रेडियस या डायमीटर जो भी बोलना है। लेंथ को आप L मान लो। तो इस बहाने साथियों हमने आपको इशारों में ये भी बता दिया है कि जो हम सोलोनाइड लेने वाले हैं उसकी लेंथ हम L लेंगे, रेडियस R लेंगे। लेट कैपिटल N बी टोटल नंबर ऑफ टन्स, और स्मॉल n जो होगा वो होगा नंबर ऑफ टन्स। नंबर डेंसिटी नहीं है बच्चों, ये पहले ही बताया था, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है ये।
यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होने वाले हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स का फार्मूला क्या होता है, टोटल टर्न्स n और यहाँ पे l, यह है। इसको हम संभाल के रखेंगे। लेट इट कैरीज करंट कैपिटल I। इसमें करंट कैपिटल I फ्लो कर रहा है, किसमें, जो हमारी लॉन्ग सोलोनॉइड है। इशारों में समझो, इमेजिन करो क्या बनाना, दोबारा डायग्राम समझ ही गए। लंबी सी होगी, कॉइलिंग होगी, करंट फ्लो कर रही होगी, लेंथ L होगी, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो लेट इट कैरीज करंट I, इतना मान लिया। ड्यू टू विच आपको पता है फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम B बोलेंगे। और B बराबर आपको पता है सोलोनॉइड के लिए होता है म्यू नॉट NI। सर इतनी मेहनत क्यों करी है, N निकाला क्यों, यहाँ डालने के लिए बच्चों। यहाँ डालेंगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n की जगह कैपिटल N बाई L इंटू I फ्रॉम फर्स्ट से मान लिया। और ये हमारी खुद इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, यह है। अब देखो सोलोनॉइड में होता क्या है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं और हर टर्म्स में कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है। हर टर्म्स में कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है, I करंट जा रहा है, ठीक है। हम 1 टन का फ्लक्स निकालते हैं और हमें पता है कितने टर्म्स हैं, टोटल n है ना, तो हम सबका भी निकाल सकते हैं। नाउ हम फ्लक्स निकालते हैं 1 टन से, ठीक है। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टन, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ सोलोनॉइड, हर एक टर्न्स का कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमें निकालना है। तो यार cos 0 मानना आप 1, हम तो सीधा B लेंगे और एरिया लेंगे, यही है। इतना क्लियर है ना बच्चों। फ्लक्स का यही फार्मूला होता है B इंटू ए। इस फ्लक्स को कोई नाम नहीं दे रहे, टोटल को फाई दे देंगे। इसको कोई नाम नहीं दे रहे, टोटल को फाई दे देंगे। तो B की वैल्यू कितनी है, ऊपर से देखो कितनी है, म्यू नॉट NI बाई L है और एरिया कितना है, A है। तो B जो आपका फ्लक्स होगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट NIA बाई L। नाउ अगर हमें अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यार आपको पता है किससे डिनोट होगा, 5B से। और वो क्या होगा, टोटल टन्स इनटू फ्लक्स थ्रू ईच टन, यही होगा, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 5B क्या होगा, टोटल टन्स इनटू फ्लक्स थ्रू ईच टन। तो अब ये मिटाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा साथियों ये कितना आता है। तो 5B आपका होगा टोटल टन्स, जो कि कैपिटल N है, नाना स्मॉल n नंबर ऑफ टन्स बाई यूनिट लेंथ है बच्चों। और 5 ड्यू टू ईच टन आपको ये दिख रहा है, 5 ड्यू टू ईच टन, ये है कितना, N इंटू म्यू नॉट NIA बाई L। नाउ मल्टीप्लाई दैम, म्यू नॉट 2n है, n स्क्वायर बनेगा तो म्यू नॉट n स्क्वायर IA बाई L। तो एक फार्मूला तो ये आ गया, म्यू नॉट n स्क्वायर IA बाई L, ठीक है। एक तो ये आ गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मान लो ये सारी जो हमारी ऑब्जर्वेशन हो रही थी वो एयर में हो रही थी। इट्स ऑब्वियस कि ये एयर में हो रही थी क्योंकि हम म्यू नॉट ले रहे थे। नाउ अगर इसी पूरे सिस्टम को, सोलोनॉइड को हम किसी मीडियम में ले जा लें जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू m है, तो एक तो ये चीज़ होगी। नाउ दिस सोलोनॉइड, ये जो हमारा सोलोनॉइड है, इज कैप्ट इन अ मीडियम। अगर इसी सोलोनॉइड को हम किसी मीडियम में रख दें जिसका परमेबिलिटी म्यू m है, तो आपको पता है जो म्यू r होता है रिलेटिव, वो होता है म्यू m बाई म्यू नॉट। तो म्यू m होगा म्यू r इंटू म्यू नॉट है परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, दिस इज़ इन मीडियम एंड दिस इज़ रिलेटिव। तो अब हमारा 5B जो आना था, 5B आता अब म्यू नॉट की जगह म्यू m n स्क्वायर IA और बाई L। म्यू m की जगह वो डालो तो कितना आ जाएगा, म्यू r म्यू नॉट n स्क्वायर I
A/L। और अगर थोड़ी मशक्क़त करनी है तो एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख लेना, तो म्यू नॉट N स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर बाई L, और इसको भी यही करेंगे तो म्यू आर म्यू नॉट N स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में आ गया बच्चों कितना L। ठीक है, नो कीप इन माइंड कुछ चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि फ्लक्स कैसे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, आप फ्लक्स ही निकालना चाह रहे थे, नहीं, एक तो आपने ये निकाल लिया, आपको निकालना था क्या, सेल्फ इंडक्शन। वाओ, तो फ्लक्स हमने देख लिया। अब इसमें से किसी एक चीज़ को फर्स्ट इक्वेशन मान लो, जैसे मैं यहाँ तक की चीज़ को फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ये मान लिया। वी ऑल्सो नो दैट कि अगर इस सोलोनॉइड में सेल्फ इंडक्शन होगा, मतलब ये एक इंडक्टेंस या इंडक्टर होगा या इंडक्टिंग कॉइल के जैसे होगा, तो उसके लिए फाई जो टोटल होगा वो बराबर होगा एल आई के, इसे हम सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट आप पे ये है, तो इक्वेटिंग या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए आप पे क्या आया, हमें यही वाला उठाना है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। आप पे आया म्यू नॉट N स्क्वायर आई ए बाई एल बराबर कितने के, बराबर है एल आई के, बराबर एल आई के। क्या यहाँ पे कुछ कट रहा है, आई से आई कैंसिल हो गया, तो आप पे बचा कितना, तो आप पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर सोलोनॉइड आया L इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई एल। ना जैसा देश वैसा भेस, ए को आप पाई आर स्क्वायर लिख लो। ऐसे आप यहाँ के लिए भी निकाल सकते हो, ये तो आपका फाइनल आ गया। अब यहाँ के लिए निकालना है तो यहाँ पे भी वैसे इक्वेट होगा, बट क्या होगा, आई नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो L आएगा मीडियम में, ये L है फ्री स्पेस में, और L मीडियम में क्या आएगा, मीडियम में ये फ्री स्पेस में है, तो L मीडियम में आएगा म्यू आर म्यू नॉट N स्क्वायर, आई तो आएगा नहीं, और पाई आर स्क्वायर A है, और अपॉन में कितना है L है। हम यहाँ पे वही एरिया कंसीडर करेंगे जो लार्जर होगा एरिया में, जो लार्जर होगा साइज़ में, दूसरा उसमें फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, ये चीज़ें। सर क्या यहाँ से मैं ये मान लूँ कि सोलोनाइड का जो सेल्फ इंडक्शन है वो कभी भी करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो आप बेवकूफ़ हो। दुनिया में शेप में कोई भी चीज़ डिपेंड नहीं करेगी इसमें, शेप कैसी भी हो, फंडामेंटल रिलेशन तो ये है फाई इज इक्वल टू एल आई, करंट पे वो डिपेंड कर रहा है, फार्मूले के उसमें मत जाओ, फार्मूला तो बन गया उसके लिए वैसे ही, बट करंट पे डिपेंड करेगा। कुछ छोटी बातें अगर हम यहाँ कर लें तो कुछ छोटी बातें, कुछ बातें कुछ ऐसी होगी कि फाई बी बढ़ेगा कब, तो ऑब्वियसली आपको फाई बी को बढ़ाने के लिए एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नंबर ऑफ़ टर्म्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पता नहीं मीडियम, वैसे ये म्यू आर जो है एक से बड़ा होता है, उसमें नहीं जाएंगे। लेंथ को कम करना पड़ेगा। ठीक है, लेंथ को बढ़ा देते हैं ना तो एज इफेक्ट और एडी करंट भी प्रोड्यूस होता है, इसलिए दिक्कत होती है बल्क में ना ये। और ऑब्वियसली करंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, करंट तो इंक्रीज़ ही करना पड़ेगा, है ना ये। सर पर डेफिनेशन में तो 1 यूनिट था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो देख लीजिए क्या है। अब हम आएंगे म्यूचुअल इंडक्शन में। ठीक है, शाबाश। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है ना। 2-3 न्यूमेरिकल देख लो तो आपको कंसेप्ट और ग्रास्प हो जाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग। तो देखो क्या है आप पे यार, क्वेश्चन है अ वायर ऑफ लेंथ, अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर moves with the speed of 10 meter per second, moves with speed of 10 meter per second perpendicular to magnetic field of 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सही है यूनिट। देखो 5BA होता है तो B बाई ए आपका, सॉरी 5/A आपका B होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड इंड्यूस EMF, इंड्यूस EMF, EMF इंड्यूस आपको बताना है। वायर है 0.1 मीटर की लेंथ है, स्पीड देख लो, मैग्नेटिक फील्ड देख रखी, मूव कर रहा है तो इमोशनल EMF होगा। इमोशनल EMF का एक ही फॉर्मूला है,
E इज इक्वल टू BLV, यहाँ पे है, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। मैग्नेटिक फील्ड है 1, B आपका 1 हो गया, लेंथ आपकी कितनी है 0.1 मीटर, ये 10 है, 10 इंटू 0.11 आएगा, 1 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। छोटे मोटे क्वेश्चन है, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपसे बोल रहा है व्हाट विल बी द EMF इंड्यूस, व्हाट विल बी द EMF इंड्यूस इन 10 हेनरी इंडक्टर, 10 हेनरी इंडक्टर when current changes from 10 ampere to 7 ampere in 9 into 10 की पावर -2 सेकेंड, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो EMF निकालना है, हेनरी इंडक्टर दे रखा तो ये L होगा। देखो इंडक्टर को भी L लिखते हैं, सेल्फ इंडक्टर को L लिखते हैं और L ही लिखते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी L होता है। तो हमें L दे रखा कितना, 10 हेनरी। यार चेंज इन करंट देख लो, फ्रॉम 10 to 7, 10 to 7 हो गया, फाइनल 7 है, इनिशियल 10 है, -3 एम्पियर आ गया। 2 माइनस यहाँ कोई सिग्निफाई नहीं कर रहा है। टाइम आपको दिख रहा है 9 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड है। सीधा लिखाते हैं EMF होता है -L/di/dt, क्योंकि EMF एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी इसलिए नेगेटिव है, इसलिए वो चेंज वैसा आया। तो -L की जगह 10, L तो 10 है, एम्पियर नहीं है सॉरी, है ना, हेनरी है, ठीक है। -10, चेंज इन करंट है -3, चेंज इन टाइम कितना है सर, ये तो फाइनल है, तो इनिशियल 0 होगा बच्चे, तो दिस -0 यही आएगा। तो 9 इंटू 10 की पावर -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 30/9 आया, 10 की पावर -2 ऊपर जाके 100 बना, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो आपका 1000/3 आ गया। 1000/3 यू कैन कैलकुलेट, 333 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 वोल्ट। तो 333.3 वोल्ट, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर, शाबाश। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस of a solenoid of length 40 centimeter, area of cross section 20 centimeter square, and total number of turns is 800. So find it out, आंसर बताओ। सेल्फ इंडक्टेंस निकालने, सोलोनाइड का फार्मूला लगाओ, आ जाएगा। पता है ना क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस L होता है, फार्मूला है μ0 n² A/L। लगाओ, μ0 होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इज 800, तो 800 का स्क्वायर चलेगा। एरिया कितना दे रखा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ, तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 की पावर -2 मीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर -4 आएगा, ठीक है, ये हो गया -4 अपॉन लेंथ 40 सेंटीमीटर मीटर में करेंगे तो 40 इंटू 10 की पावर -2 आ गई। सॉल्व करेंगे तो L इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू 3.14 और 10 की पावर -7, 8 का स्क्वायर 64 और ये आएगा 10 की पावर 4। खुद सोचो ना यार, 8 इंटू 100 है ये, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 और 100 का स्क्वायर ये 10 की पावर 4, 20 चल रहा है, 10 की पावर -4 है, और ये -2 ऊपर ले जा लो तो +2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना है, फिर 40 है, फिर कितना है 40 है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, 22 जा 40, 2 2 जा 4, 3.14 इंटू 2 6.28, 6.28 इंटू 64 है, इंटू 10 की पावर देखो, माइनस का 7 प्लस का 4 वहाँ से माइनस का 2, तो 6.28 इंटू 64 कर लो फटाफट,
401.92 इंटू ये हो गया -9, 10 की पावर -5, ठीक है। तो ये आप पे आ जाएगा, ऐसा आप देख सकते हो। पॉइंट को इधर ले जाओगे तो पावर और कम हो जाएगी, तो 4.0192 इंटू 10 की पावर -3 आपका हेनरी आ गया। 10 की पावर -3 माइक्रो होता है, तो 4.019 है, 9 का 1 बढ़ा देंगे, 5 से बढ़ाया तो 4.02 हेनरी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, शाबाश। ये चलिए, तो ये भी आपका हो गया। अब हम आ जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में। नई चीज़ है आप पे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट हमें देखना है। मैंने आपको बता ही दिया, करण अर्जुन वाली बात है। करण को गुदगुदी लगाओ, अर्जुन रोएगा, करण को मारो, अर्जुन हंसेगा, ये चीज़ें हैं, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन मतलब क्या है, हम पे दो कॉइलें होंगी, एक में करंट होगा, दूसरे में हम डिटेक्शन के लिए, इंड्यूस ईएमएफ या करंट की डिटेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। एक में फ्लक्स चेंज करेंगे, कैसे, करंट को बढ़ा घटा के, तो दूसरे में हमारा डिटेक्शन आएगी। दैट विल बी द इंडिकेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या करंट। तो हमने एक कॉइल यहाँ मान ली, यहाँ पे एक कॉइल होगी, इसमें हमने बैटरी लगा दी। और अगर आपको रियोस्टेट लगाने तो लगाओ, इधर हमने एक रियोस्टेट भी लगा दिया, ये रहा, ठीक है। ये कॉइल है, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट चेंज करते रहोगे, करंट भी चेंज होगा, ये रहा, ठीक है। ये है, हालांकि फैराडे के एक्सपेरिमेंट ने सारी बातें बता रखी है, सॉरी हेनरी ने भी, दोनों थे। और यहाँ हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जिसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। ये हम पे दो चीज़ें हैं। ऑब्वियसली फिर आपको पता है कि दोनों हमने इतने क्लोज रखने कि दोनों से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर जाएंगी, दोनों से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर जाएंगी, पास कर जाएंगी, दोनों एक दूसरे की विसिनिटी में। अब एक बार यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देना, एक बार यहाँ बैटरी लगा देना, कुछ भी करना, आप इसमें करंट को चेंज करोगे तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से डेविएशन आएगी, किसी भी साइड आ सकती है। ज़्यादा बताने का इसमें कुछ है नहीं, इसमें आप चेंज करोगे उसमें आएगा। तो क्या सर अब वो चीज़ नहीं होगी, सेल्फ इंडक्शन नहीं होगी, वो भी होगी, बट ऑलवेज म्यूचुअल इंडक्शन सुपरसीड प्रिसाइड ओवर सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमेशा सेल्फ इंडक्शन से बड़ा कहलाएगा। सेल्फ इंडक्शन होगा, इनकी अपनी लड़ाई भी है, जैसे हम स्टेट्स में सबकी अपनी अपनी कुछ चॉइसेस नीड्स होती हैं, बट जब नेशन की बात आती है हम सबको आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है। तब हम उत्तराखंडी, दिल्ली, हरियाणवी, पंजाबी नहीं रहते, हम इंडियन कहलाते हैं, वही बात है। इंडियन सबसे बड़ी आइडेंटिटी है फिर, है ना। फिर हम रीजनल आइडेंटिटीज़ नहीं देखेंगे, यही बात है। इनमें सेल्फ इंडक्शन होगा, बट म्यूचुअल इंडक्शन ऑलवेज प्रीसाइड सेल्फ इंडक्शन, ऑलवेज सुपरसीड सेल्फ इंडक्शन। सबसे बड़ा जो विधान होगा वो किसका होगा, म्यूचुअल इंडक्शन का होगा। तो मैं आपको बता दूं, दो सेल्फ इंडक्शन यहाँ पे होगा, बट म्यूचुअल इंडक्शन उसे प्रिसाइड करेगा, दो। और ये ना पी और क्यू मानना, प्राइमरी पी और एस पी मान सकते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये ट्रांसफार्मर का भी प्रिंसिपल है, आगे जाके आप पढ़ोगे ट्रांसफार्मर भी इसी चीज़ पे बेस है। आगे फिर आप जाके पढ़ोगे रेक्टिफायर एक चीज़ होती है, रेक्टिफायर क्या करती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। जितनी भी आपकी छोटी अप्लाइंसेज होती हैं उनका काम डीसी में कन्वर्ट करने का है, मतलब डीसी में वो काम करती हैं, बट लगाते उन्हें मेन सप्लाई में ही है, एसी वाली में, है ना, मेन सप्लाई जो घर में आती है, बट वो काम डीसी में करती है। तो उसके लिए हम एक छोटी सी चिप लगाते हैं जिसे रेक्टिफायर कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल समझ जाओगे तो आपको ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर के बारे में भी समझ में आ जाएगा। रेक्टिफायर क्या करती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो दो बोथ कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्शन 2। सर अभी आपने म्यूचुअल तो बताया नहीं, पहले सेल्फ बता रहे हो, कोई बात नहीं, सेल्फ इंडक्शन 2, बट द म्यूचुअल इंडक्शन between them will preside
और सुपरसीड मतलब उससे महान होगा, उससे बड़ा होगा, उसका विधान बड़ा होगा, सुपरसीड इट, ये आप रखना। अब म्यूचुअल इंडक्शन आपको समझ में ही आ गया क्या है भाई। इसमें अगर करंट चेंज होगा तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाएगा। मान लो करंट इस डायरेक्शन में बढ़ा तो वहाँ पे इंड्यूस इस डायरेक्शन में होगा ईएमएफ, ताकि इसके इफेक्ट को कम कर दे। मान लो करंट इस डायरेक्शन में घटा तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा, इसमें होगा तो सपोर्ट हो गया ना। अगर ये ऐसे है तो वो ऐसे होगा ताकि अपोज करे। मान लो करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो उसे इस डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ करना पड़ेगा इसको, तो डिफ्लेक्शन इस साइड आएगी। मान लो इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वहाँ पे इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहेगा। है सेल्फ ही, बट सेल्फ का अब नेचर कहाँ है, दूसरी कॉइल में, नेबरिंग कॉइल में है ये चीज़ है। तो व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन, पहले तो कोफिशिएंट बाद में देखेंगे, पहले म्यूचुअल इंडक्शन देख लेते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ, म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू नेबरिंग कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच, सर दो कहाँ से, हमेशा चेंज तो इसमें आएगा ना, तो आप ये यहाँ लगा दो, वो वहाँ लगा दो, बैटरी वहाँ लगा दो, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दो, करेंगे दोनों ही यार, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टू नेबरिंग कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच वन ऑफ देम, है ये सेल्फ इंडक्शन ही। तो बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच वन ऑफ देम विल अपोज एनी change in strength या direction, any change in strength या direction of current in one coil by inducing EMF या current in another coil, in another coil, ये चीज़ है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन ऐसी प्रॉपर्टी है दो नेबरिंग कॉइल की कि अगर एक में भी आप करंट की स्ट्रेंथ चेंज करोगे तो दूसरे में अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ दूसरी कॉइल में ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये है आप पे, ठीक है, शाबाश। तो सारी कहानी इसकी वैसी है, इन दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होगा, सारी चीज़ें होंगी, वहाँ सेल्फ इंडक्शन है या म्यूचुअल इंडक्शन है, कहेंगे वैसी कहानी वैसे ही बुनेंगे ये। तो अब इसमें थोड़ी जो हमारी स्टडीज़ है वो देख लेते हैं। तो फ्रॉम ऑब्जर्विंग नेबरिंग कॉइल्स, फ्रॉम ऑब्जर्विंग नेबरिंग कॉइल्स, जब हमने नेबरिंग कॉइल्स को ऑब्जर्व करा तो हमने यहाँ पे वही देखा जो हमने एक कॉइल में देखा था, सेल्फ इंडक्शन वाली कॉइल में देखा था, कि वहाँ पे भी यही था और यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे भी फ्लक्स का चेंज ही है भैया, ये है ना, फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स चेंज ही है। डेल्टा फाई है वो अलग बात है, इनिशियल को हम 0 मान रहे हैं, तो फाई यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, वहाँ एल आई था, यहाँ एम आएगा। एम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी कैसी क्वांटिटी है यार, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसके डेफिनेशन आप यहीं से बना सकते हैं। पहली डेफिनेशन क्या होगी कि m इज़ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, m इज़ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द नेबरिंग कॉइल, in the neighboring coil when current that flows is unity, वो भी कितना हो, एक ही हो, यूनिटी हो, तब ये बात करेंगे हम। इसकी भी आप यहाँ से ऐसा यूनिट बना सकते हो, किसकी, m की, कितनी होगी, यहीं पे देखो, m की होगी 5/I, मतलब वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। उसके बाद हमने यहाँ पे वही लिखना है जैसे पहले लिखते थे कि वी नो दैट, सारी बातें तो वही चलेंगी, बस समझना ही तो था, करण अर्जुन वाली बात थी, ठीक है। प्रेम राधे। E इज इक्वल टू -d∅/dt था,
तो माइनस डी बाई डी टी, फाई की जगह कितना एम आई, तो ये हो जाएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो आप यहाँ से भी एक डेफिनेशन नंबर 2 लिख सकते हैं कि m इज़ द EMF इंड्यूस इन द नेबरिंग कॉइल। और वो नेबरिंग कॉइल कौन सी है वो एग्जामिनर को समझने दो, आपको तो पता है कौन सी है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है। ठीक है भैया, m इज़ द EMF इंड्यूस इन द नेबरिंग कॉइल, m is the EMF induced in the neighboring coil when rate of change of current कितना है, यूनिटी है। रेट ऑफ चेंज जो है डी आई बाई डी टी वो कितना हो जाए, यूनिटी हो जाए। ठीक है, शाबाश। और यहाँ पे आप इसकी यूनिट दूसरी बना सकते हो, एक और m की यूनिट क्या बन जाएगी, यहीं से देखो m की बनानी है ना, ये होगा वोल्ट डी टी जाएगा ऊपर तो वोल्ट सेकंड, और एम पे नीचे तो वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स, ये है। बट जनरली इसको हम हेनरी लिखते हैं। यार ये तो कॉइल की है ना, एक कॉइल हो, दो कॉइल हो, तीन कॉइल हो, है तो कोफिशिएंट इंडक्शन का ही ना, तो इसकी भी हम एसआई यूनिट क्या बोलेंगे, एसआई बोलेंगे, हेनरी। ठीक है, एच से ही डिनोट करेंगे, मिली माइक्रो हेनरी आपको पता ही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी बोली जाएगी। ठीक है, ये तो आपको दोनों के लिए एक चीज़ समझ में आई ना, दोनों के लिए, फॉर बोथ एल एंड एम, क्या कि एक हेनरी बराबर होगा एक वेबर एम्पियर इनवर्स और बराबर होगा एक वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, ये दोनों के लिए, ये आपको नोट डाल के लिख लेनी है, ये है। अब बात ये है कि ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हम इसका भी दो कोएक्सियल सोलेनोइड के लिए डेरिवेशन करेंगे और फिर छोड़ देंगे, इस यूनिट को न्यूमेरिकल करेंगे। तो द नोट डाल के लिखना, द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा। द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड अपॉन, बेसिकली 3 पॉइंट में से ख़त्म कर देंगे क्या क्या है। तो जैसे पहला पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि कॉइल्स है कैसी शेप की, ज्योमेट्री, एरिया है ना, तो ज्योमेट्री के साथ एरिया चेंज होगा, स्क्वायर का अलग होता है, चाहे वही हो, वायर हो, उसे घुमा दो, सर्किल का एरिया अलग होगा, स्क्वायर का अलग होगा, रेक्टेंगल का अलग होगा, रोम्बस का अलग होगा, ये बात है। तो पहली है ज्योमेट्री ऑफ द टू कॉइल्स, ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, और ज्योमेट्री में एंगल उंगल पे आते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब शेप साइज दोनों का। लिखो आगे, थक गए भैया। शेप साइज़ और भी बहुत सी चीज़ें, नेचर ऑफ द मटेरियल क्या है, कितने टन्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। नेचर ऑफ द मटेरियल दोनों का एक जैसा भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है ना, और नंबर ऑफ टन्स इन पे डिपेंड करेगा। हालांकि मैथमेटिकली अभी हम देखेंगे कैसे कैसे डिपेंड करेगा। और क्या लिख सकते हो भैया, और सबसे मेन बात है, दोनों कॉइल के बीच में डिस्टेंस कितना है, ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो दोनों में फ्लक्स का दूरी ज़्यादा हो गया, तो EMF इंड्यूस भी अब कम होगा। जितना जितना पास आएंगे फ्लक्स चेंज बढ़ता रहेगा साइज़ के साथ, डिस्टेंस के साथ, और मतलब डिस्टेंस कम होगा फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस EMF भी उसी तरीके से अप्रिशिएबली बढ़ेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स के बीच का जो डिस्टेंस है। और आप क्या बोल सकते हो कि दोनों कॉइल को आपने रखा कैसे है। मान लो एक कॉइल को आपने ऐसे रख दिया, दूसरे को ऐसे रख दिया, ऐसे तो ऐसे, कोएक्सियल हो गया, ठीक है, ऐसे तो ऐसे, तो मतलब ओरिएंटेशन ऑफ या रिलेटिव प्लेसमेंट, कैसे प्लेस करा है आपने। रिलेटिव मतलब एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे रखा है, तो ओरिएंटेशन या रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल्स बेसिकली इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, शाबाश।